थी सुर्खियां अभी तक की, और अब बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री भागवत कृष्ण राव कराड़ अपने आवास से निकल गए हैं और वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का आज छठा बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये छठा बजट होगा। अंतरिम बजट से पहले राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये रिकॉर्ड भी आज कायम हो जाएगा। इसी के साथ वित्त मंत्री का ये छठा बजट होगा जो वो लगातार पेश करने जा रही हैं। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मिलने जाएंगी। वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारी पहुंच गए संसद भवन। ये तस्वीरें भी आप देखिए। बजट आज पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट को लेकर देश की निगाहें लगी हुई हैं टीवी स्क्रीन पर ही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार ये छठा बजट होगा जो वो पेश करने जा रही। उससे पहले राष्ट्रपति से मिलने पहुंचेंगी वित्त मंत्री। यह अहम खबर आपको दे रहे हैं। आज बजट के हवाले से हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हर लम्हे के अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अंतरिम बजट में लोगों को क्या क्या उम्मीदें हैं ये भी हम आपको पिछले कई रोज से लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हमने आप तक पहुंचाई हैं। फिलहाल आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह तकरीबन 11 बजे बजट पेश करेंगी और ये उनका लगातार छठा बजट होगा। इस बीच वित्त राज्य मंत्री भागवत कृष्ण राव कराड़ भी अपने आवास से निकल गए हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का आज छठा बजट पेश करेंगे। सभी अधिकारी पहुंच गए हैं वित्त मंत्रालय में। इस हवाले से आपको ये तमाम अपडेट हम दे रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे देश का अंतरिम बजट पेश करेंगी और उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए पहुंचेंगी। फिर चुनाव के बाद नई सरकार बजट पेश करेगी। बजट सेशन का आगाज कल हुआ है राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ और 10 दिन तक ये सेशन चलने वाला है। आज बजट सेशन का दूसरा दिन। तो अंतरिम बजट 2024 के हवाले से ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। वित्त मंत्रालय में सभी अधिकारी पहुंच गए। अंतरिम बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचेंगी। और वित्त राज्य मंत्री भागवत कृष्ण राव कराड़ भी अपने आवास से निकल गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उससे पहले राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। तो आज बजट का दिन है और इसे लेकर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं हमारे पैनल में। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बजट से किसको क्या उम्मीदें हैं, कैसा रहेगा बजट 2024। हालांकि अंतरिम बजट है लेकिन देश की निगाहें। आइए स्वागत करते हैं सभी मेहमानों का एक एक करके। हमारे साथ बिजेंद्र नेहरा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। और जेजेपी से भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ बने हुए हैं। भाग सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से सुखबीर तंवर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सुखबीर जी आपका भी बहुत स्वागत है। और आईएनएलडी से रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र जी आप ही का रुख करते हैं। पहले आपकी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है, अंतरिम बजट है, फिर नई सरकार उसके बाद बजट पेश करेगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में कहा कि अगला बजट भी हम ही पेश करेंगे, लेकिन इस बजट से देश के लोगों को क्या उम्मीद लगानी चाहिए? देखिए मुमताज जी, आवाज ठीक से आ रही है आपको मेरी? जी जी मुमताज जी, देखिए माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी आज 2024 पेश करेंगी। देश की जनता के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में, गरीबों के हित में, छोटे व्यापारियों के हित में, समाज के हर वर्ग के हित में मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि वो बजट रहेगा। और
जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए सालाना जो प्रति किसान को देने का काम किया है, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसानों के अकाउंट में, 11 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में देश भर में जा चुकी है। और इस तरह की कुछ बड़ी घोषणाएं, इसमें हो सकता है कि कोई बढ़ोतरी की घोषणा भी आज हो जाए। इसके अलावा चाहे हमारे टैक्स का जो 5 लाख तक का विषय था, उसको भी हो सकता है बढ़ाने का कोई विषय हो सकता है। तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह की राहत और जनता को सही मायने में जिससे लाभ मिले, इस तरह के काम आज बजट के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मुमताज जी, भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि हम मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में विश्वास नहीं करते हैं और देश की सेहत भी ठीक रहे, हमारी जनता की सेहत भी ठीक रहे, जिससे जनता की जेब पर भी कोई बोझ ना पड़े और देश की सेहत में भी कोई नुकसान ना हो। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जिस तरह से जब सरकार हमारी आई थी मुमताज जी, तो 10वें नंबर पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी, जो आज तेजी से बढ़ के 5वें नंबर पे पहुंची है। जल्दी ही हमें उम्मीद है कि वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में हमारी होगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 नवंबर 2023 को चलाई थी। ठीक है, जो 25 जनवरी 2024 को जिसका ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है, हम बजट पे ही चर्चा करेंगे। अभी सुखबीर तंवर साहब, आप बताइए, विजेंद्र जी ने कहा कि अभी 10वें नंबर से 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था आ गई है देश की। जाहिर सी बात है सुखबीर तंवर साहब, जब अर्थव्यवस्था में इतना एक्सट्रीम सुधार हुआ है, रिफॉर्म हुआ है, तो फिर बजट से ज्यादा उम्मीदें लगाना देश के लोगों के लिए गलत नहीं है। सुखबीर तंवर साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? वापस रुक करेंगे सुखबीर तंवर साहब का। फिलहाल रजत पंजेटा जी भी मेरे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर सकते हैं हम यहाँ पर INLD से। रजत जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? रजत पंजेटा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है आपकी आवाज। जी जी रजत जी, हम बजट पे ही चर्चा कर रहे हैं और विजेंद्र जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में बढ़िया सुधार हुआ है। 10वें पायदान से हमारा देश 5वें पायदान पर आ गया है। तो मेरा सवाल यह है कि इस हिसाब से देश के लोगों की उम्मीदें बहुत हाई होनी चाहिए अंतरिम बजट से। तौर पे मुमताज जी, अगर हमारे देश की जो आप बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, तो निश्चित तौर पे अगर हम 5वें नंबर पे हैं तो जनता को सीधा सीधा इस चीज की राहत मिलनी चाहिए। लेकिन उससे एकदम विपरीत जो है वो आज जनता के साथ हो रहा है। यहाँ भाजपा के प्रवक्ता ने 2-3 बातें कही, उनका जवाब देने से पहले मैं इनको एक आंकड़ा देना चाहूंगा, क्योंकि बात जब आम जनता के संदर्भ में हो रही है तो आम जनता के साथ फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से लेके मैं आपको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक का एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहूंगा। 2018-19 में 4 लाख लगभग 76,000 करोड़ जो है वो टैक्स जो है वो एक आम जनता से कलेक्ट करने का काम भारत की सरकार ने किया। 2022-23 में वो आंकड़ा लगभग डबल हो गया, वो 8,33,000 करोड़ 33,307 करोड़ के आसपास हो गया। जबकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कॉर्पोरेट जगत है जो, वहां 2018-19 में वही आंकड़ा जो 6,63,000 करोड़ के आसपास का था, 63,582 करोड़ के आसपास का था, वो आंकड़ा 2022-23 में जैसे कि अब आम जनता से डबल हुआ, हम उम्मीद करते थे कि वो 6,63,000 कोई 13-14 लाख के आसपास हो जाएगा, मगर वो मात्र 2 लाख करोड़ बढ़ा और वो 8,25,834 करोड़, मतलब मात्र 25-26% जो है वो उसमें वृद्धि हुई। और कॉर्पोरेट जगत के ऊपर इतनी दरियादली क्यों? आम जनता को निचोड़ने का आपकी मंशा क्यों? आप कहते हैं तो आप बताइए कि निजी निवेश 31% क्यों घटा आपके सरकार के अंदर? आप अगर ये कहते हैं
कि आप कॉर्पोरेट जगत के ऊपर आपने सब्सिडी की बहार लगा दी आपने, और आम जनता के ऊपर जीएसटी के जो स्लैब्स है उसको बढ़ाकर आटा, दूध, दही, शहद, बच्चों की एजुकेशन तक के ऊपर 18% जो है वो जीएसटी है। तो आप बताइए, इतना बड़ा अंतर, आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर क्यों है? आम जनता की आपने जेब खाली क्यों कर दी? आप बात कर रहे थे हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, तो पर कैपिटा पे जो पूरे विश्व की रैंकिंग है उसमें 195 में से 143 रैंक है इंडिया का। पर कैपिटा की बात कर रहा हूं मैं बाकी आंकड़े अभी ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है, उसके बाद जो प्रेस फ्रीडम है, या वर्ल्ड की जो हेल्पनेस की रिपोर्ट है, वो में बहुत से ऐसे आंकड़े हैं, उसके बारे में मैं अभी नहीं बात कर रहा। लेकिन अगर आप सीधा सीधा बात करें तो जो आम जनता को हर बार सरकार से एक बहुत भारी उम्मीद होती है, इन्होंने बात करी अभी यहाँ बैठ के, यहाँ कोरा झूठ किसे कहते हैं वो बोला गया। इन्होंने कहा 6,000 प्रति किसान के, हर किसान, प्रति किसान शब्द का इस्तेमाल किया, उनके अकाउंट के अंदर गए हैं। ये कोरा झूठ है। सभी किसानों को नहीं मिलते हैं, केवल जिनके पास बहुत कम जमीन है, 2 एकड़ के आसपास की जमीन है, उन किसानों को चिन्हित किया गया है। मैं इस कदम को बुरा नहीं कहता, लेकिन अगर आप ऐसी बात करेंगे कि सभी किसानों के खातों में मिल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बैठ के झूठ बोल दिया। इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था अपने किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान के लिए बहुत कुछ करेंगे। किसान की जो आय है जो 2022 तक दुगनी करनी थी, किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई, मगर किसान की जो लागत है वो 3-4 गुना बढ़ा दी, जिसके कारणवश जो किसान बहुत आसपास के गांव में या अपने गांव में जो एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट करता था किसान की, ये सोचते हैं कि छोटे किसान को देने से काम चल जाता है। छोटा किसान आपकी सम्मान निधि के भरोसे नहीं है। सारे साल अगर उसका खर्चा चलता है तो कहीं ना कहीं बड़े किसान की मदद के बिना, उसके साथ लगे बिना, उसके साथ काम किए बिना, उसके साथ से आमदन कमाए बिना उसका गुजारा नहीं चलता। और आपने जो बड़ा किसान है, किसानी की कमर तोड़ दी, जिसके कारणवश आज जो युवा है, जो बेरोजगारी का आंकड़ा, हमेशा हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार है, वो बच्चे विवश हैं। अपनी मातृभूमि, अपनी माँ के बराबर जो जमीन है, जिसको इतना प्यार करता है किसान, वो आज सरकार की गलत नीतियों की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, आज वो बच्चा अपनी जमीन बेचकर रोजगार की तलाश में विदेशों की तरफ पलायन कर रहा है, अपनी जमीन बेचकर। इन्होंने व्यापारी और हर वर्ग की बात करी। महिलाओं के लिए आपने क्या किया? क्या आपने गैस सिलेंडर, जो भी आपने 5 राज्यों में वादा किया था कि आप 450 का गैस सिलेंडर करेंगे, क्या आपने वो 450 का गैस सिलेंडर किया? आप उस बात से मुकर गए। पार्लियामेंट में ये कहा गया कि वो एक जुमला था। आपने धान के लिए 3500 रुपए का रेट तक अनाउंस कर दिया छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, अलग अलग जगह। क्या आपने हरियाणा की तरफ कभी 3500 रुपए का रुख किया? ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। आज तक किसी भी फसल में हमने इतनी फसलों पे एमएसपी दे दी। मैं कहता हूँ एक भी फसल पे हरियाणा में किसान को एमएसपी नहीं मिलती, एक भी फसल के ऊपर। ये बाजरे की बात करते हैं, भावांतर भरपाई के बाद भी, ऊपर से कैपिंग लगाने का काम करते हैं, भावांतर भरपाई के बाद भी 600-700 रुपए कम में बाजरा पिटा है। उसके बाद गेहूं के अंदर बात करें या आप बात कर लीजिए, धान की बात करें, सूरजमुखी के लिए तो आपको ध्यान होगा किस तरह पीपली शाहबाद की, किस तरह आपको पता है जीटी रोड जाम हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था किसानों के ऊपर। ये भूल गए हैं वो दृश्य। पीपली के अंदर जब गन्ने का रेट था मात्र 10 रुपए, इन्होंने तब बढ़ाए और किसान की लागत इतनी बढ़ा दी। रजत जी, कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। रजत जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच गई हैं, और नहीं, वित्त मंत्रालय भी वो पहुंची हैं, और फिर उससे के बाद उनकी मुलाकात होगी राष्ट्रपति से, और फिर उसके बाद वो 11 बजे बजट पेश करेंगी। रजत जी, आप सभी खास मेहमान बने रहे हमारे साथ। मैं इस बीच सुखबीर तंवर साहब का रुख करूंगी। सुखबीर जी, आप बने हुए हमारे साथ, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? सुखबीर तंवर साहब, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? जी मुमताज जी, आपकी आवाज मिल रही है। सुखबीर जी, आज बजट का दिन है, जाहिर सी बात है पूरे देश जी आवाज आ रही है आपकी? जी, आज पूरे देश की निगाहें लगी हैं टीवी स्क्रीन्स पर ही। क्या लगता है आपको आज का ये बजट कैसा होगा? हालांकि अंतरिम बजट है, लेकिन कितनी उम्मीद होनी चाहिए देश को इस बजट से? मुमताज जी, सबसे पहले तो मुझे इस बात पे आपत्ति है कि बार बार बजट बजट कहा जा रहा है।
ये अनुदान मांगे पूर्ण करने के लिए अंतरिम व्यवस्था है और इसमें किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। ये चुनाव पूर्ण होने तक कैसे इस देश के खर्चे चलाए जाएं, उसके लिए एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। ये कोई बजट की व्यवस्था नहीं है। बजट नई सरकार बनने के बाद बजट आएगा। ये तो सिर्फ अनुदान मांगों को पूर्ण करने का विषय है। हाँ, मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात करी, जो इन्होंने सेखी बिगाड़ने का प्रयास किया, सर्वप्रथम मैं पूछना चाहता हूं, जब मोदी जी ने अब ये वायदा किया था सरकार में आने से पहले कि हम सरकार में आने के बाद पहली कलम से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार C2+50 में न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, क्या इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दिया? और जैसा कि किसान काले कानूनों के बाद इन्होंने कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून बनाएंगे, तो वो कानून तो बनाया नहीं। मैं रजवंत की बात का निश्चित तौर पे रजत भाई की बात का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में या देश में कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य C2+50 जिसकी बात ये कह के आए थे, उस पे कोई काम ही नहीं किया, तो आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि हरियाणा या देश के किसी भी भाग में न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने वायदा किया था कि किसान की आय 2022 में दुगनी कर देंगे। निश्चित तौर पे 2022 में किसान की आय ये दुगनी नहीं कर पाए। और इसके अलावा एक और भी वायदा किया गया था कि 2022 में हम हर परिवार को घर दे देंगे। मिल बटे सन्नाटा, कोई कुछ नहीं। इसके अलावा देश की ऑन रिकॉर्ड जो 80 करोड़ जनसंख्या है, उसको इन्होंने मात्र 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिया और बड़े बड़े विज्ञापन स्टार देके अखबारों में वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। अरे जिस देश में इन्होंने आटे पे, दही पे, लस्सी पे GST लगा दिया, आखिर इनको शर्म आनी चाहिए। इसके अलावा जिस प्रकार से 1962, 1965 और 1971 की जो लड़ाइयां थी, उसके बाद भी रिजर्व फंड का प्रयोग नहीं किया गया और इन्होंने क्या किया, शांति काल में रिजर्व फंड का मोदी सरकार ने प्रयोग किया। ये बताया कि ऐसी क्या आवश्यकता थी जो रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड इन्होंने इस्तेमाल किया। इसके अलावा मैं कहना ये चाहता हूँ, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इन्होंने लोन लिया है, मोदी सरकार घी पीने का काम कर रही है। इसके अलावा और कोई काम इनका नहीं है। और मैं ये भी चाहता हूँ मुमताज जी, जिस प्रकार से निजीकरण PSUs का किया गया, जहां बहुत बढ़िया रोजगार इस देश के मजदूर के, गरीब के बच्चे को मिलता था, वो निजीकरण करके उस रोजगार को समाप्त किया गया। और रोजगार में ही इन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, आखिर 2 लाख भी क्यों नहीं दे पाए। इसमें एक और गंभीर विषय, जब भारतीय रक्षा सेनाओं में गरीब किसान मजदूर के बच्चे को आजादी से पहले, आजादी के बाद 70-80 हजार रोजगार प्रति वर्ष मिलता था, उसको इन्होंने समेट के 10-12 हजार रुपए कर दिया। ये इनके वायदे हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं, अर्थव्यवस्था और सारी बातों में जो ये 5वीं अर्थव्यवस्था होने की बात कर रहे थे, मैं बताना चाहता हूं किस प्रकार से कोविड में हमारे दूध मुहे बच्चे और गर्भवती महिलाएं 400 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200, 1300, 1400, 1500 किलोमीटर तक चली और रास्ते में उनका प्रसव हो गया। इससे बड़ी दुर्गति इस देश में नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था की जहां बड़ी बड़ी सेखी बगा रहे हैं, पूर्णतः विफल हो चुके हैं। ठीक है, भाग सिंह दमदमा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी ममता जी। जाहिर सी बात है, अब तमाम जो सियासी मुखालिफ हैं वो तो इत्तेफाक नहीं रखते कि बजट में, या यूं कहिए कि अंतिम बजट में ऐसा कुछ होगा जिससे लोगों को राहत मिले। वैसे भी ये बस आइंदा वक्त को पूरा करने का एक प्रावधान है। लेकिन आएंगे दमदमा जी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर और तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं और इसके बाद उनकी राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और फिर आखिरकार अंतरिम बजट 2024 पेश कर दिया जाएगा। तो वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तमाम अपडेट और लम्हे लम्हे की तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में वित्त मंत्रालय के गेट नंबर 2 पर फोटो सेशन होगा और फिर उसके बाद वित्त मंत्री मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से और फिर तकरीबन 11 बजे बजट पेश कर देंगे।
फोटो सेशन के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात होगी वित्त मंत्री की और राष्ट्रपति से मिलने जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अहम खबर दे रहे हैं आपको, आज बजट डे है और इसी पर तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये तस्वीरें देखिए, थोड़ी देर में यहाँ फोटो सेशन होगा और फिर उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए पहुंचेंगी वित्त मंत्री। भाग सिंह दमदमा जी, कोई खास खुशी नजर नहीं आ रही है इस बजट को लेकर आपके सियासी विरोधियों में। आपको क्या लगता है, क्यों देश को खुश होना चाहिए अंतरिम बजट से? देखिए, मैं ममता जी एक बात समझता हूं कि बजट आने के बाद कोई प्रक्रिया देते, प्रतिक्रिया देते ये उसके ऊपर कुछ कहते उसके ऊपर, वो तो समझ में आता है। लेकिन बैठे बैठे एक बात का पहले ही विरोध कर देना बिना बजट को देखे, तो ये तो एक इन्होंने एक सिनेरियो बना रखा है कि विरोध के लिए ही विरोध करना है। बजट कैसा भी हो, हमने तो विरोध करने की ठान रखी है, क्योंकि जो व्यक्ति बिना देखे विरोध कर रहा है वो देखने के बाद काहे अप्रिशिएट करेगा। अभी बात चली थी कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, एक बार में 12वें नंबर पर अर्थव्यवस्था के बाद 5वें नंबर पर आए। मेरे भाई रजत ने एक बात कही कि किसान जो 2 एकड़ वाला किसान है, देखिए कोई बड़ा किसान है उसे शायद वो अपनी कवर कर लेता है फसल, छोटे किसान को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। इसलिए जो 6,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया था, उन छोटे किसानों को उठाने के लिए उनको जो काफी समस्याएं आती है, उनकी जितनी सरकार का प्रयास है उनको दूर कर सके। लेकिन इस बजट के ऊपर आज देखिए कि पूरे देश के अंदर जो सड़कों के ऊपर काम हुआ है, वो शायद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अब उन सड़कों के ऊपर माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में उन सड़कों के ऊपर कार्य, और जिसको विपक्षी लोग भी मानते हैं आज कि हिंदुस्तान के अंदर जो सड़कों की कायाकल्प हुई है वो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी कायाकल्प है। उसके अलावा अभी बात चली कि बजट इतनी कलेक्शन हुई, इतनी इंडस्ट्री की कलेक्शन बताई कि जो 6 लाख को 8 लाख करोड़ होना चाहिए था और जो 4 लाख करोड़ थी वो 8 होगी, डबल होगी। रजत भाई ने बताया इंडस्ट्री। देखिए 19 में जब गवर्नमेंट बनी है तो 20 में ये सबके लिए है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही ली। कोरोना काल के अंदर कितना समय कौन सी काम चले, कौन सी इंडस्ट्री चली, कौन से घर चले, सब लोगों को इस महामारी के अंदर सरकार का और सरकार को लोगों का सहयोग मिला। लेकिन इतने बड़े देश के अंदर सारी व्यवस्थाएं करना सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आप देखिए कि अगर हम तुलना करें अन्य देशों के साथ, तो कोरोना महामारी के पिटे हुए देश आज तक कहीं देश नहीं उठ पाए। अमेरिका जैसा देश जो पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को सबसे बड़ी शक्ति कहलाता था, कोरोना के अंदर, इस महामारी के अंदर उनकी अर्थव्यवस्था भी हिली। लेकिन प्रयास है, कुछ नहीं पता होता कि विपदा कब और किस स्थिति में आ जाए, लेकिन उसको संभालने के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यकुशलता थी उसके अंदर उसके ऊपर पार पाया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा और किसान के ऊपर बात आती है। अब स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरत है देश की, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम होने की जरूरत और है अभी इस देश के अंदर, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो उस दिशा में काम होने की हमें पूरी उम्मीद है कि उस पर पूरा आएगा। और जो किसान की बात की थी, किसान खुशहाल हो, किसान उन्नत हो, इस क्षेत्र में पूरी तरह से प्रयास चल रहे हैं। यदि आज ये मेरे विपक्षी साथी किसी की बात कहते हैं, हम उस बात पर आ जाएंगे कि मैं नहीं आना चाहता कि 55 साल कांग्रेस ने राज किया, किसान को उन्नत क्यों नहीं कर पाई। ये बातें विषय है कि उन्होंने अपने समय पे जो बेटर हो सकता था अपने प्रयास किए, लेकिन आज मोदी गवर्नमेंट, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा अभूतपूर्व विकास हो रहा है देश के अंदर। और जिस प्रकार हम हरियाणा में भी बैठे हैं, हरियाणा में भी हमारी गठबंधन सरकार है, माननीय दुष्यंत चौटाला जी और माननीय उप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की जोड़ी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने पूरी तरह से प्रदेश के अंदर भी प्रयास किया है। एमएसपी के अंदर आज सबसे ज्यादा, अभी सूरजमुखी की बात की मेरे भाई रजत ने, उन्होंने कहा कि सूरजमुखी पे जो किसान है, ठीक है, किसान देश का अन्नदाता है और जिस प्रकार का हुआ था निंदनीय घटना थी और उसका विरोध भी है।
लेकिन उसके ऊपर पंजाब के किसान सबसे ज्यादा आए और पंजाब में उसका कितना मूल्य मिल रहा था। पंजाब में वो जो 3800 रुपए आम आदमी पार्टी वहां रेट दे रही थी और वही आकर जब हरियाणा में आए भवंतर भरपाई का मिलाकर लगभग 6000 रुपए के आसपास देने का सबसे ज्यादा हरियाणा ने काम किया। तो इस प्रकार ठीक है, प्रदेश की जिम्मेवारियां होती हैं काफी उसके अंदर जो केंद्र के साथ तालमेल कर क्योंकि यदि प्रदेश अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं करेगा तो केंद्र की योजनाओं को धरातल तक लाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस शासित प्रदेश थे, इन्होंने तो एक तय कर रखा था कि हमने विरोध करना, और इस चीज की झलक अभी आप इस डिबेट में अभी शुरुआती दौर में देख चुके हैं कि विपक्षी साथियों ने बजट आने से पहले ये तो सियासत का अहम हिस्सा होता है भाग सिंह दमदमा जी, कि आप जो लोग सत्ता में होते हैं उस वक्त वो अपने कार्यकाल को बेहतरीन बताते हैं, विपक्ष का काम ही होता है सवाल उठा देना। विजेंद्र नेहरा जी, बजट को लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की झलक नजर आएगी इस बजट में। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि अगला बजट भी हम ही पेश करेंगे। ये तो खैर वक्त की बात है, कॉन्फिडेंस कहें या ओवर कॉन्फिडेंस कहें इसको, वो और बात है। लेकिन फिलहाल हम चर्चा इस पर करेंगे कि वीमेन एम्पावरमेंट जिसका उन्होंने जिक्र किया वो कैसे नजर आ सकता है इस बजट में। क्या करेंगे आप महिलाओं के लिए? भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हमारी ये सरकार गांव गरीब किसान को समर्पित है, महिलाओं को समर्पित है, युवाओं को समर्पित है, किसान को समर्पित है। और महिलाओं को देश की संसद में 33% का आरक्षण देने का जो बहुत बड़ा एक काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज तक कभी कांग्रेस सरकार 7 साल देश में रही लेकिन ये काम कभी कर नहीं पाई। महिलाओं को बराबरी का दर्जा हमारी सरकार ने दिया है और हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायत के चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया, जिसमें लगभग 60% महिलाएं पंचायत में चुन के आई। हर क्षेत्र के अंदर महिलाओं को हमने राहत देने का काम किया है, उनको सुरक्षा देने का काम किया है, उनको सम्मान देने का काम किया है। और देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर के अंदर जनता का आशीर्वाद मिला है, अभी 3 राज्यों के अंदर जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है, इसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि चारों तरफ आज देश के अंदर शीतलहर नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी की लहर करी हुई है। भगवान श्री राम जी का मंदिर जो वर्षों से लटका हुआ था। विजेंद्र जी, बजट में महिलाओं के लिए क्या खास होगा सर? किया है विजेंद्र नेहरा जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि बजट में, अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए क्या ऐसा खास होगा कि महिला सशक्तिकरण की बानगी उस बजट को बताया प्रधानमंत्री जी ने? देखिए मुमताज जी, ये तो जब अंतरिम बजट माननीय वित्त मंत्री जी पेश करेंगी हम तभी जान पाएंगे। और लेकिन मुझे लगता है कि आज बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं कि जिससे सही मायने में हमारी जो महिलाएं हैं उनको जो हमारी ये सरकार समर्पित है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो बराबरी का दर्जा हमारी मातृशक्ति को दिया है, इसके साथ साथ जो 3 बड़े राज्यों में भाजपा को जीत मिली है, मैं कह सकता हूँ 2024 में पहले लोकसभा चुनाव के अंदर हम देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी बनेगी, हरियाणा प्रदेश में भी बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री, ठीक है, मुझे लगता है चर्चा से हम चुनाव प्रचार पे आ जाते हैं विजेंद्र जी, मुझे ऐसा लग रहा है। रजत पंजेटा जी, आपका रुख करना चाहती हूँ मैं यहाँ पर। अब जाहिर सी बात है बजट को लेकर देश को उम्मीदें तो हैं और भारतीय जनता पार्टी और उनके चाहने वालों का ये भी कहना है कि ये अंतरिम बजट भी बेहतरीन होगा। ये और बात है कि ये कितने वक्त, कितने मुद्दत के लिए होगा। लेकिन रजत जी, क्यों ऐसा लगता है आपको भी बार बार कि अपने कार्यकाल में इस सरकार की तरफ से कई ऐसे तबके हैं जो अनसेटिस्फाइड रहे, जो संतुष्ट नहीं हुए सरकार के कामकाज? दलीलों के साथ बताइएगा। हाँ बिल्कुल, मैं दलीलों के बिना बात ही नहीं करता। और मुमताज जी, ऐसा है कि ना एक प्रवक्ता का फर्ज है कि वो पहले ध्यान से सुने कोई भी बात बोलने से पहले। मैंने क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि प्रति किसान, हर एक किसान को जो है वो किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है। मैंने उनकी बात को करेक्ट करने का काम किया कि सभी किसानों को नहीं मिल रहा। क्या मैंने इस योजना का विरोध किया? जो अभी जजपा के प्रवक्ता ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने तो किसी भी बात का विरोध नहीं किया। मैंने तो सिर्फ आंकड़े रखे और मैंने तो बल्कि कहा कि ये योजना अच्छी है। अगर ध्यान से सुनते तो अच्छा होता।
लेकिन जो बड़ा किसान है, जिसकी कमर तोड़ दी आपने, जिसकी आय दुगनी करने की बात करी थी आपने, अगर आप उस किसान के बारे में बात ही नहीं करोगे, एमएसपी के ऊपर कानून ही नहीं बनाओगे, C2+50 लागू ही नहीं करोगे, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करोगे। मैं आपको थोड़े आंकड़े और बताने का काम करूंगा, जिससे शायद इनको थोड़ा सा ये समझ में आएगा कि आपने पिछले बजट में क्या किया था, ताकि इनको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि चर्चा किस दिशा में हो रही है। केवल ये शब्द बोल देने की, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध, हम विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहे। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पिछले बजट के अंदर 500 करोड़ घटा दिया गया, ये लगभग 12% है। पीएम किसान का 13% घटा दिया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का 31% घटा दिया गया। कृषि उन्नति योजना का 2% घटा दिया गया। प्राइस सपोर्ट, जो एक मार्केट प्राइस को जो रेगुलेट करती है, PSSI MISA जो एमएसपी के रिलेटेड है, वो खत्म कर दी गई। पीएम आशा योजना जो इंश्योर करती थी एमएसपी, उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद जो FCI का जो सब्सिडी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जिसको ये कह रहे थे कि मुफ्त की रेवड़ी का शब्द का इस्तेमाल किया, तो आप 80 करोड़ जनता को क्या मुफ्त की रेवड़ी नहीं दे रहे? क्या अभी आपने उसके साथ साथ 20 रुपए का अब इन्होंने रिफाइंड भी देना शुरू कर दिया है? उसका जो बजट है वो 30% से 32% इन्होंने कम करने का काम किया। लगभग ये 2 लाख करोड़ के आसपास का है। मनरेगा जो सीधा जो ग्रामीण क्षेत्र में या जो बिल्कुल निचला तबका उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए था, उसको 32.9% कम करने का काम किया। टोटल FCI की जो इनका 2020-21 में लगभग 4,62,780 करोड़ का था, वो आज घटकर 1,45,920 करोड़ का हो गया है। हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं। अभी भी बीमे के लिए आपको पता है, फसल बीमा के लिए किस तरह हिसार में धरना, सिरसा में धरना, हरियाणा के और अन्य जगहों में धरना लगने का काम किया। ये किसान की लागत के ऊपर बात करते तो समझ में आता, किसान की आय दुगनी पे बात करते समझ में आता। इन्होंने अभी बात करी सड़कों का। मैं मानता हूं अटल ग्रामीण विकास योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का जो है बहुत बढ़िया काम हुआ, लेकिन आप एक बात बताइए कि गडकरी जी तो नेशनल हाईवेज बना रहे हैं। मैडम जवाब उसकी भी मैं वो करता हूँ। आप ही जवाब दोगे अपने समय में, मेरे समय में। राजेश जी आप अपनी बात पूरी करें। राजेश जी बात पूरी करें, फिर हम जाएंगे बाकी लोगों। ये तो आप सीधा किसी का टाइम, आपको बिठाया किस लिए? बहुत लंबा। राजेश जी आप अपनी बात पूरी करें प्लीज। आप देना जवाब, मेरे समय में ना बोले आप। उसके बाद ये बात कर रहे थे सड़कों के जाल के बारे में। मैं मानता हूँ उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में बड़ा अच्छा काम हुआ, लेकिन आज नेशनल हाईवे की, ग्रामीण सड़कों की, क्योंकि हम ग्रामीण सड़कों में ग्रामीण में ही घूमते हैं। हमारी पद यात्रा 4200 किलोमीटर हमने ग्रामीण में ही करी है। टूटी पड़ी है सड़कें, बुरा हाल है। उसके बाद भी ये बात कर रहे थे कि अमेरिका के बारे के अंदर, अमेरिका तो दोबारा से चाइना को बीट करके वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी, लेटेस्ट रिपोर्ट से जाके देखिए वो बन गया है। लेकिन चाइना के मुकाबले चाइना की पता है आपको कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है? इनसे पूछिए, जवाब दे देंगे आपको। अगर पता है तो भाग सिंह दमदमा जी, कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है चाइना की? बताएंगे भाजपा? हाँ जी, भाग सिंह जी बिना गूगल करे बताएंगे चाइना की? आप अपने समय में अपना पूरा कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। मैं आपके जवाब के लिए ना आप अभी दे दीजिए। गूगल अपनी बात पूरी करिए। आप अपनी राजेश जी आप अपने वक्त में अपनी बात रख लें पूरी, फिर आप अपनी सबके पास जाना है हमें। आप उसके बाद जवाब देना कि कितने ट्रिलियन की और हमारी कितने ट्रिलियन की है। उसके बाद ये बात कर रहे थे आप, आज ये बताएंगे कि हाँ, मैं इनको एक NCRB का डेटा देता हूँ। 468 लोगों ने 2022 के अंदर प्रतिदिन अपनी जान दी है। ये छोटा आंकड़ा है। 468 लोगों ने प्रतिदिन, NCRB का डेटा है ये मेरा डेटा नहीं है। अगर ये बोलने की मैं अपनी तरफ से बना के बोल रहा हूँ, मतलब जनता लगभग 500 लोग हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत खुशहाल है। आपने कभी जनता से ये पूछा है कि उनके खर्चे कितने हैं? आप उनके ऊपर सीधा इनकम टैक्स लगाते हो। कॉर्पोरेट जगत के ऊपर इतनी आपकी दरिया दिली है। कभी किसानों के ऊपर आपने पूछा है कि आप किसानों के ऊपर कितना कर्ज है?
कितनी सभी किसानों की लगभग। ठीक है रजत जी, अब नहीं रजत जी फिर से आएंगे, हम बातचीत के सिलसिले को जारी रख रहे हैं रजत जी, लेकिन बारी बारी से सबसे बात हो जाए तो बेहतर है। विजेंद्र जी, मुझे लगता है किसी बात से एतराज था आपको रजत जी की, अब आप बता सकते हैं आपको किस बात से ना इत्तेफाकी उनकी। सिर्फ आप एक निवेदन आपसे करना चाह रहा था कि आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया और बाकी को 10-10 मिनट आप बुलवा रही है। ये तो हर डिबेट में शिकायत होती है सर सबको। आपको मैंने सबसे पहले वक्त दिया, फिर दोबारा भी मैंने आपको काफी वक्त दिया। मुमताज जी, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए जवाब देने के लिए प्लीज जी। मैं जवाब दे देता हूँ उनका। देखिए मैडम, किसान के बारे में जो बात की हमारे रजत जी ने, देखिए मैडम कुछ किसानों के बारे में अगर मैं आंकड़े बताऊं, ये मोदी जी की जो सरकार है, हमारे जो स्वामीनाथन जी थे, उन्होंने खुद 2017 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की कि मेरी योजनाओं को, मेरी नीतियों को अगर सही मायने में किसी ने लागू किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी है, जो स्वामीनाथन जी ने खुद तारीफ की, किसी और ने नहीं की। इसके साथ साथ जिस तरह से बाकी देश के राज्यों के अंदर किसानों का बुरा हाल है, हरियाणा प्रदेश की सरकार अकेली ऐसी सरकार है जो 14 फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम करती है। आज अपने किसान को ट्वेल के लिए बिजली हरियाणा सरकार देश में सबसे सस्ती, में डंके की चोट में बैठ के कह सकता हूँ कि 40 पैसे प्रति यूनिट ट्वेल के किसान को खेत के पानी लगाने के लिए देश में सबसे सस्ती बिजली भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार देने का काम करती है। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज 99% किसानों को एमएसपी मिलती है, जो देश भर के अंदर कांग्रेस सरकार में 6% भी पूरे देश में नहीं मिलती थी। पराली प्रबंधन के मामले में पूरे देश भर के अंदर हरियाणा नंबर 1 के स्थान पे है। 1 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जहां पहले धान बोया जाता था, पानी की अधिक बर्बादी होती थी, वहां धान के अलावा अन्य जो फसलें हैं उनको बोने का काम हमारे किसानों ने किया है। आज इसके साथ साथ 72 घंटे के अंदर हमारे किसान के अकाउंट में डायरेक्ट उसकी फसल बेच के जो मंडी में आता है तो सीधा उसके अकाउंट में पैसा पहुंचाने का काम भाजपा सरकार करती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में फिर से कहता हूँ रजत जी, ध्यान से सुन लीजिए, जो किसान इनकम टैक्स दे रहा उसको छोड़ के पहले कैपिंग थी, इसमें 5 एकड़ का किसान था, अब देश के सभी किसान इसके दायरे में आते हैं। आप अपना जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, जो इनकम टैक्स पे करता है उस किसान को छोड़ के अपने टर्म में आप जवाब दे देना। दूसरा, आज अटल किसान मजदूर कैंटीन हमारी मंडियों के अंदर खुली हुई है, जिसमें 10 रुपए में भरपेट भोजन हमारे किसान को मिलता है। किसान विश्राम गृह मंडियों के अंदर बने हुए हैं। स्वामीनाथन जी ने खुद भाजपा सरकार की तारीफ की है। फसल खराबे के ऊपर देश में सबसे ज्यादा मुआवजा, डंके की चोट पे कहता हूँ, 15,000 प्रति एकड़ मुआवजा हरियाणा सरकार देती है, कोई सरकार हमारे नजदीक भी नहीं है। 2006 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार स्वामीनाथन जी की रिपोर्टों को लागू नहीं कर पाई, वो हमने की। देश में 2014 तक लगभग 4.5 लाख किसानों ने, मुमताज मैडम, आत्महत्या की थी कांग्रेस सरकार के शासनकाल के अंदर। हमारी सरकार के अंदर आज किसान खुशहाल है, उसके आशीर्वाद से देश में सब जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। आज फसल बीमा योजना के माध्यम से या अन्य मुआवजे को मिला के अगर मैं बताऊं तो 9,000 करोड़ रुपए का मुआवजा हरियाणा सरकार ने अपने किसान को दिया है, जो देश में कभी किसी ने आज तक दिया नहीं है। मंडियों की मजबूती के लिए हमने काम किया है। 1 लाख करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया था पिछली बार भारत सरकार ने मंडियों की मजबूती के लिए। इसके साथ साथ गन्ने का भाव पूरे देश भर के अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा सरकार देती है। हरियाणा गवर्नमेंट अपने किसानों को 12 की बिजली सस्ती देती है। भावांतर भरपाई योजना, जिसके माध्यम से फल फूल और सब्जी हम गारंटी के साथ रेट पे खरीदने का काम करते हैं, उससे नीचे बिकता है तो हरियाणा सरकार उसका खर्चा वहन करती है। अब मैं आ जाता हूँ किसान क्रेडिट कार्ड में, जिसका सबसे सस्ता लोन हम देते हैं अपने किसान को मैडम। अब मैं आ जाता हूँ 4-5 फसलों के तुलनात्मक अध्ययन पे, जो हमने डबल रेट से भी ज्यादा बढ़ाए हैं मैडम। हमने अपने किसान की आमदनी को 2 गुना नहीं 3 गुना किया है। उदाहरण देता हूँ, आंकड़े लेके आया हूँ। 2014 में 5 फसलों का बताऊंगा मैडम, बहुत समय है, मुझे थोड़ा समय देना। गेहूं का रेट था, गेहूं की एमएसपी 1300 रुपए थी 2014 में, आज 2275 रुपए है। 9 साल में हमने बढ़ाया 975 रुपए। बाजरे का 1250 रुपए था 2014 में, आज 2500 रुपए का रेट है। 1250 रुपए बढ़ाया 9 साल में। सरसों का 3000 रुपए का रेट था जब हम आए थे, आज 5500, आज 5650 रुपए, 2650 हमने बढ़ाया 9 साल। मैडम 2 फसलें और रह रही है। विजेंद्र जी फिर आएंगे ना आपके पास। आज मैडम 6620 रुपए का रेट है, हमने 3120 रुपए बढ़ाए हैं। फिर आएंगे ना आपके पास, बाकी लोगों को फिर शिकायत हो जाएगी, वक्त अभी नहीं दिया। विजेंद्र जी चर्चा का इस सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक से लौट के विजेंद्र जी मुझे आपसे ये जानना होगा कि अगर आपके राज्य में किसान इतना ही खुशहाल है तो वो लोग कौन है जो सड़कों पर बैठते हैं अपनी मांगों को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।